नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। ये जो चुनावी दंगल हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में रोजाना आप नए चेहरे और लोगों की, जनता की आवाज को सुनते हैं और साथ ही साथ कई लोगों की आवाज से आप रूबरू होते हैं। आज भी इस चुनावी दंगल कार्यक्रम में हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे, कई लोगों की मंशा जानेंगे। चूंकि जो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है और लगातार सिर्फ नेताओं में या फिर चुनाव लड़ने वालों में ही नहीं, बल्कि ये जो सरगर्मी है वो आम जनता में भी तेज देखने को मिल रही है और लगातार आम जनता भी इन सारी चीज़ों को लेकर के बयान दे रही है और इसी के साथ कई कार्यकर्ता भी इन सारी चीज़ों में शामिल है और जानना चाहते हैं। चूंकि चुनाव से पहले तो कह पाना मुश्किल है कि किसकी पारी में आएगी जीत और किसकी पारी में आएगी हार। खैर, अभी हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं हमारे लाइव इंडिया हर पल के साथ में और उन लोगों का रुख करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम कुणाल की ओर, जहां कुणाल से जानेंगे और कुणाल के साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो चुनाव को लेकर के है वो कैसी तैयारियां हैं और लोगों में कैसा जुनून देखने को मिल रहा है। कुणाल जी बिल्कुल काजल, अभी हम गोड्डा लोकसभा से ही जुड़े हुए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं जो कि चुनाव के समय वोट देंगे और वोट से सरकार चुनेंगे। इनकी मूलभूत जो है अभी मुद्दे का जहां से जो जनप्रतिनिधि आएंगे उन चुनावी मुद्दा बनेगा। इसके साथ ही आप एक एक समझने को आपका मुद्दा क्या रहेगा इस वर्ष चुनाव का? हमारा मुद्दा है कि हमारे लोकसभा का विकास हो और हमारे बाबा बासुकीनाथ मंदिर को एक भव्य पर्यटक मंदिर बनाया जाए और हम लोग को यही सुविधा होना चाहिए। इसके साथ ही सांसद जी क्या काम किए हैं बीते 5 वर्षों में? देखिए, सांसद जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा में बहुत काम हुए हैं। देखिए, 4 लाइन का एकदम रोड का काम बहुत जोर से हो गया है और आवास का तो बोलने की बात नहीं। हमारा सांसद महोदय और भाई नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में हमारे बासुकीनाथ नगर में बहुत से आवास मिले हैं और राशन मिले हैं। बहुत सब अनमोल सुविधा हम लोग को उपलब्ध कराए हैं। जी काजल, बता दें कि ये लोग भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, जिनकी बात आपको सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास हो या फिर 4 लाइन का काम हो, लगातार चल रहा है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार में विकास के कार्य चल रहे हैं। इसके साथ ही बासुकीनाथ धाम में जो है यहाँ पर्यटक स्थल को लेकर भी विकास कार्य चल रहे हैं। इसके और भी लोग हैं। सोनू, ये बताएंगे कि आपके सांसद जी क्या काम किए हैं पास? जी, सबसे पहले आपके दर्शकों के सब धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके सामने बात रखने का सौभाग्य मिल रहा है। देखिए, हमारे गोड्डा लोकसभा की बात करें तो 95% जो विकास हो चुका है। उदाहरण के तौर पर बताएं तो दुमका देवघर का मुख्य मार्ग देखेंगे तो देवघर से करके बासुकीनाथ के जो 4 लाइन रोड है वो अभी जमीनी धरातल पे कार्यरत पे, यानी कि कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। उसके अलावा देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना नगर पंचायत बासुकीनाथ का मैं निवासी हूँ। नगर पंचायत बासुकीनाथ में जब भी आएंगे तो मोदी जी के आने से पहले, यानी कि 2014 के बाद पहले की जो स्थिति थी, तो आपको त्रिपाल की ज्यादा घर दिखा हुआ करते थे यहाँ पे। अभी मोदी जी के नेतृत्व में इतनी भव्यता आई है, नगर पंचायत बासुकीनाथ में इतनी आवास मिले हैं। और देखिए, उज्ज्वल योजना चल रहा है, स्कीम बहुत सारे योजना इतने चल रहे हैं। मैं योजना के बारे में इतने बताऊंगा कि लिखते लिखते कलम की जो कि पूरे पेज भर जाएंगे, कलम की स्याही खत्म हो जाएंगी। लेकिन मोदी जी की जो गारंटी वाली योजना है, जो जल कल्याणकारी योजना है, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो दोनों यहाँ पे आपको हम रोकेंगे। लगातार आप जो है मोदी को लेकर, मोदी मैजिक भी आप काम करते हैं और मोदी को लेकर बात करते हैं। आपके सांसद क्या काम किए ये बताइए। हमारे सांसद जो है ना, हमारे सांसद, ये आपको उदाहरण के बता रहे श्रीमान जी, मीडिया महोदय जी, देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही विकास किए जाते हैं। जो योजना हमारे केंद्र पे चलते हैं वो जमीनी धरातल पे नगर पे पहुंचते हैं। तो हम मोदी जी के विश्वासी हैं, मोदी जी हमारे विश्वासी हैं। लगातार जनता का प्रति आप देखते होंगे मोदी जी के कार्यकाल जो 24 यानी कि 24 तक में वो किए, लगातार 2014 के बाद लगातार 10 साल के कार्यकाल में जो विकास हुआ वो 70 सालों में विकास नहीं हुआ। मैं आपको आंकड़ा दिखा सकता हूँ, पूरा डाटा आपको दिखा सकता हूँ। सभी मीडिया महोदय के माध्यम से देशवासियों को मेरा ये संदेश रहेगा कि 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 10 सालों में कार्यकाल में हमारे मोदी सरकार की गारंटी ने वो काम करके दिखाया। चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, 370 हटाने की बात हो। नहीं, आप बहुत बड़ी बातें
कर रहे हैं, जी। भले ही देश के लिए कर रहे हैं, जी। लेकिन जनता को ठीक है, जी। उससे तो जरूरत है ही, वो विकास कार्य होने चाहिए। उज्ज्वला योजना की बात आप कर रहे हैं कि गैस हमने दिया, लेकिन गैस का उपयोग हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपने शौचालय बनाने की बात की है, क्या शौचालय का उपयोग लोग कर रहे हैं? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, जी, बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए, लोगों की ये व्यक्तिगत समस्या है, हमारे सरकार ने उन्हें शौचालय दिया, आपको उसे ताला बंद करके उसमें कोई अनाज रख देंगे, किसी तरह की सामग्री रखेंगे, किसी तरह का वो वस्तु मतलब प्रयास बहुत सारी सामग्री जो वो रख देके ताला बंद कर देंगे, वो उनका व्यक्तिगत समस्या है। अगर ये आप कहेंगे कि सरकार के पास जाएँगे कि हमारा ये जो कि शौचालय नहीं मिला, तो हमने शौचालय आपको दिया, अब आप उसको यूज़ करें या ना करें, आपकी व्यक्तिगत समस्या है। अब रोज़ सरकार आके आपको देखेगी नहीं कि आप शौचालय का उपयोग करेंगे। तो ये व्यक्तिगत आप पे निर्भर करता है कि देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, भारतीय जनता पार्टी का एक यही मूल मंत्र सबसे बड़ा है, यानी कि सबको ले दे के चलने वाली ये सरकार है। ये हमारा पहले भी उद्देश्य था, आज भी उद्देश्य है कि ये सरकार सिर्फ ना सिर्फ वो हवा में बात करती है, बल्कि जमीनी धरातल पे बात करती है। हम इसका विकास करते हैं, सबका साथ लेके चलते हैं और सबका भरोसा है। इसीलिए यहाँ पे गोड्डा लोकसभा की बात करें तो पूर्ण रूप से जो विकास हो चुका है, 95% हम लोगों ने विकास किया है और 5% जो विकास है वो हम लोग इस बार इस पूरा अच्छा, टारगेट गोड्डा लोकसभा के जरमुंडी विधानसभा आता है, जी। जरमुंडी विधानसभा में आपने क्या विकास किया? देखिए, जरमुंडी विधानसभा में सड़क की कनेक्टिविटी देखेंगे, बहुत जोरों-शोरों से आपका काम चल रहा है। नंबर 1 है प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे जो केंद्र की योजना है, वो यहाँ पे आए हैं। उसके अलावा उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, हम लोगों ने लॉकडाउन में सबको कोविड वैक्सीनेशन दिलाया है, सभी को मुफ्त में राशन दिलाया है, अभी राशन भी वितरण सभी को किया जा रहा है, अभी हर घर नल, हर घर जल सभी को मिला है। इतनी योजना मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ सर, इसका बयान नहीं कर सकता हूँ कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था। प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट बहुत लोगों को नहीं मिला है, जी। तो इस पे मॉनिटरिंग करना क्या मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है सही से, जिसकी वजह से इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पा रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले वाला जो किस्त है, वो किस्त जो आया था, जो बजट आया था हमारे पास नगर के पास, वो सबको वितरण कर दिया। दूसरा जो फाइल फिर गया वहाँ पे, जैसे सबका पास बजट आएगा फिर वितरण किया जाएगा। ये केंद्र का पैसा है, केंद्र के पास ऑफिस में जैसे आएगा, झारखंड स्टेट से उसको ट्रांसफर करेगा, नगर में आएंगे बासुकीनाथ में, तो ऑफिस में सबके माध्यम से जो अकाउंट में सबका पैसा जाता है और ये बीच में कोई बिचौलिया यहाँ पे काम नहीं करता है। नंबर सबसे बड़ा विषय यही है, मोदी सरकार ने सबसे बेसिक ज्यादा काम क्या किया कि डायरेक्ट किसी बिचौलिया, किसी दलाल का हाथ में पैसा नहीं जा रहा, डायरेक्ट सभी का अकाउंट में जा रहा है, जिनका वो मूलभूत सुविधा सीधा उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गारंटी है। जी काजल, आपने सुन रहा था कि यहाँ पे गोड्डा लोकसभा जनता की में बातें हैं, जनता की जो चाहते हैं वो तो जनता हमारे सामने रख रही है और लाइव इंडिया जो चुनावी दंगल है, जो मुहिम है, वो लाइव इंडिया जनता की बातों को और भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुणाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी कई सवाल हैं जो कभी करने बाकी है, जवाब देने बाकी है। और इसी के साथ एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तो पटना से हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सत्येंद्र यूपी से लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जो हमारे मेहमान हैं नीतू झा जुड़ी है बीजेपी दुमका से, और साथ ही साथ सूरज झा झामुमो से जुड़े हैं हमारे साथ, और हमारे न्यूज रूम से आचार्य अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से सवाल होगा। सबसे पहले हम रुख करते हैं पटना में, आयुषी से सवाल करते हैं। आयुषी, जिस तरीके से सरगर्मी तेज है लोकसभा चुनाव को लेकर के, आप इस वक्त जहां खड़ी है वहां पे जो भी आपके साथ हैं, क्या कहना है उनका लोकसभा चुनाव को लेकर के? आयुषी। जी काजल, बिल्कुल मैं इस वक्त पटना के इस्कॉन मंदिर के पास उपस्थित हूँ और यहाँ पे चुनाव का जो लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है, जो लहर चल रही है, वो बहुत तेज है। कहीं ना कहीं हम लोगों में चर्चाएं भी होने लगी है कि इस बार केंद्र में वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव का इनका मुद्दा क्या रहेगा। सर, लोकसभा चुनाव आ गया है, तो आप बता दीजिए कि आप क्या आपका इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दा रहेगा? हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप वोट नहीं करेंगे इस बार? ना ना। चलिए, देखिए इनका कोई मुद्दा नहीं रहेगा। सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव आ गया है और अब कहीं ना कहीं पहले चरण की भी घोषणा हो चुकी है, नामांकन भी हो चुका है, तो क्या इस बार मुद्दा रहेगा? देखिए, अगर अभी कोई तो जवाब नहीं देना चाहिए, हम लोग देने लायक योग्य नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग कुछ प्रतिबंधित हैं। लेकिन तब पर ये बात जान लीजिएगा कि पहले चरण का चुनाव या तो बिहार से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि पूरा इंडिया भर के रिलेटेड मैंने पूछ रहे हैं। अब यहाँ का बताइए ना, आपका क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? मेरा ये सवाल हमारा मुद्दा यही रहेगा कि रोजगार रहेगा और क्या। रोजगार क्या इस कुछ देखे है कि रहा है, कुछ हुआ है इस कुछ नहीं हुआ है। दिनों में? जो
मोदी सरकार कुछ किए हैं, कुछ लगा है? अरे क्या किए, 17 साल से तो कुछ भी नहीं किए। वो 17 महीने में जो ये तेजस्वी यादव कर दिए, जो वो क्या किए, कुछ नहीं। क्या किए तेजस्वी यादव? बहुत है, लगभग 2 लाख से लगभग टीचर का नौकरियां प्रदान कर दिए। 17 साल में जो प्रदान नहीं करना था वो आप 17 महीने में दिया, तो ये तो प्लस पॉइंट मेरा बनता है ना। कुछ तो बात है ना, कि जो 17 साल का जो मैटर है वो 17 महीने में जो क्वालिफाई कर दिए, ढंग के कर दिए, तो ये बात को जान जाइए कि इसका मतलब कुछ बात है उसमें। 17 साल में क्यों नहीं किए आप? जो बट 17 महीने में आपने आपको क्यों दे दिया जाए, आपको प्रीफेस क्यों दे दिया जाए, प्रीफरेंस क्यों दे दिया जाए? क्योंकि तेजस्वी यादव ये निश्चित है कि बेरोजगारी के मामले में कुछ हद तक बिहार को दूर किए हैं। अगला नेक्स्ट माने चुनाव हो, माने हम सेंट्रल लेवल पर तो कुछ नहीं कहने लायक है पोजीशन यहाँ पर, लेकिन स्टेट लेवल पर कहने लायक है कि अगला मुख्यमंत्री का हम बोलेंगे तो तेजस्वी यादव रहेंगे, और सेंट्रल के तो खैर वो तो पूरा ऑल इंडिया के लेकर कवर करते हैं, तो फिर से मोदी ही आएंगे सेंट्रल में। उम्मीद है मोदी? हाँ, 100% उम्मीद है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री के अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार से बेटर है तेजस्वी यादव। चलिए सर, आप बताइए आपका क्या इस बार चुनावी मुद्दा? जी काजल। चूंकि इन्होंने कहा, जो आप हमारे जनता है, जनता जनार्दन का ये कहना है कि बीजेपी हमको केंद्र में चाहिए, लेकिन बिहार में हमको माफ कीजिएगा, बिहार में हमको तेजस्वी यादव की तरह मुख्यमंत्री चाहिए। इस सवाल पे मैं जुड़ना चाहूंगी नीतू झा, जो कि दुमका से हैं, झारखंड दुमका से, बीजेपी से हैं। नीतू जी, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से अभी पटना से आपने सुना, पटना की जनता को बिहार में जो है बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं तालमेल जोड़ रही हूँ दोनों जगहों से, उनको केंद्र में बीजेपी चाहिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी चाहिए, लेकिन उनको बिहार में तेजस्वी यादव चाहिए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी नीतू जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर हम केंद्र में अगर सरकार चाहिए बीजेपी की, तो अगर राज्य में भी बीजेपी की सरकार रहेगी तो डबल इंजन की सरकार तो और भी बहुत तेज दौड़ेगी, ये तो निश्चित है। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि उनका सोच का ये बात है। और जहाँ तक रोजगार की बात है कि वो अगर इतने दिन में टीचर वाला बहाली किए या टीचर का निकाले थे, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं बनती है। रोजगार अभी भी बहुत बिहार में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, हर कुछ में बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए ये बोलना उचित नहीं। जी जाहिर सी बात है नीतू, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी आ रहा है कि अगर हम देखें, जो 17 साल और 17 महीने की तुलना बताई हमारी जनता जनार्दन ने, बिहार में 17 साल और 17 महीने में जहाँ पे तेजस्वी यादव की बातें आ रही है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाई, वहीं अगर हम बात करें कि जो सरकार थी वहाँ पे बीजेपी की, उसमें कहीं, माफ़ कीजिएगा लालू यादव की, उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार थी जिस वक्त, उस वक्त ये सारी चीज़ें जो है जनता जनार्दन की जुबान से नहीं निकलती थी। लेकिन इस वक्त जनता जनार्दन पूरे तरीके से श्योर है कि उन्हें तेजस्वी जैसा ही मुख्यमंत्री और केंद्र में लेकिन बीजेपी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी बिहार के लिए आपके नजर से नीतू झा जी कौन सही है? नहीं, मेरे नजर में तो अगर वही तो बोल ही रहे हैं कि अगर बीजेपी की आएगी, बीजेपी की लोकसभा पे भारी मतों से जीत होगी, उसके बाद डबल इंजन की सरकार ने जो काम करेगी वो पटरी में दौड़ेगी। ये तो अभी चल रही है धीमी धीमी बैलगाड़ी के आंच में, पर वो तो रेल गाड़ी जैसे दौड़ेगी, ये निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ और एकदम गारंटी देती हूँ मैं इस बात की। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरज झा जी झामुमो से। रुख करते हैं सूरज जी का। सूरज, आपने सुना किस तरीके से बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को समर्थन दे रही, लेकिन आपसे सवाल होगा मेरा झारखंड से संबंधित। झारखंड में अब तक महागठबंधन ने सूची नहीं जारी की है, लेकिन एनडीए की बात की जाए तो एनडीए ने कई उम्मीदवार उतार दिए हैं और मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में अगर मैं महागठबंधन की बात करूं तो कहीं ना कहीं अटकलें आ रहे हैं कि महागठबंधन के पास चेहरे नहीं है। क्या कहना है आपका सूरज? नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं हो। यहाँ महागठबंधन की सरकार लगातार 4 सालों से काम कर रही है। हमारे जो सांसद चुनाव मैदान में जाएंगे वो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम लोग 6 महीना पहले भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दें। हम लोग चुनाव से 10 दिन, नॉमिनेशन से 10 दिन पहले भी उम्मीदवार देंगे और झारखंड में 14 लोकसभा हम लोग जीतेंगे, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार ने जो है लगातार 4 वर्षों
में जो काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, जो हमारे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना दी थी उसको बंद कर दिया है। हमारे गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास के नाम पर सभी गरीबों को आवास दिया है और हमारे जितने भी पार्टी के सक्रिय विधायक, कार्यकर्ता एवं सांसद लोग हैं अभी भी फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। समय आने पर अनुकूल और अच्छे उम्मीदवार हम लोग देंगे। जी सूरज, लेकिन यहाँ पे चीज़ें सामने जो आ रही है, चीज़ों को अगर देखें और तस्वीरों को अगर देखें तो लगातार जिस वक्त ये माफ़ कीजिएगा, जिस वक्त यहाँ पे झारखंड राज्य की अगर बातें की जाए तो ईडी में लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और जब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, जिस वक्त चंपाई सोरेन शपथ ग्रहण कर रहे थे मुख्यमंत्री पद का, उस वक्त भी तरह तरह की चीजें जनता के पास से आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा था लगातार कि अब अगर जेएमएम की सरकार रही झारखंड में तो फिर झारखंड में इसी तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिलेगी। कहीं ईडी का छापा पड़ेगा तो कहीं सीबीआई का छापा पड़ेगा। ऐसे में अगर हम देखें कि गठबंधन की सरकार केंद्र में आती है और झारखंड में गठबंधन के ही जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे, हालांकि अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं, लेकिन जो भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे भाजपा के सामने कहीं ना कहीं, एनडीए के सामने कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। सूरज, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है, अब ये बताइए जहाँ राज्य में दूसरे दलों की सरकार है वहाँ सिर्फ ईडी और सीबीआई के द्वारा हमारे नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम लोग अगले लोकसभा चुनाव में पुनः बहुमत की सरकार बनाएंगे और यहाँ की 14 लोकसभा पर जीत हासिल करेंगे। करेगा सूरज की क्या होने वाली है आने वाली तस्वीरें झारखंड में, खास करके लोकसभा को लेकर के 14 सीटों पर किनकी जीत होती है और किनके पाले में हार होती है। हमारे साथ बने रहिए सूरज। हमारे साथ है हमारे न्यूज रूम से आचार्य अजय मिश्रा। आचार्य अजय मिश्रा से भी हम जानेंगे। आचार्य अजय मिश्रा, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से अभी सूरज झा ने बताया कि झारखंड में जेएमएम की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार जो है, वो 14 सीटों पे जीत अमल करेगी, लेकिन ऐसे में अगर हम वास्तविक तस्वीरें देखें तो बीजेपी ने अपने ऐसे चेहरे उतारी है उम्मीदवार के रूप में जिन्हें जो एक लंबे समय से एक्सपीरियंस रहा है और महागठबंधन ने अब तक चेहरे नहीं उतारे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है अजय मिश्रा? जी देखिए, झारखंड की राजनीति जो है बहुत कुछ अलग टाइप के बिहार से कुछ अलग होती है। बिहार और सेंट्रल का कुछ अलग होती है। तो झारखंड में जेएमएम की मुझे नहीं लगता है कि 14 सीट जेएमएम सर यहाँ पर जीतने जा रही है। इसका रीजन पहला तो ये है कि गठबंधन जो इन्होंने बनाए, इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं, पहला तो जिन पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का इन्होंने जो बनाया है उसमें खुद इन लोगों ने अपने आप में कंफर्म नहीं है कि कौन कैंडिडेट किस लोकसभा से कहां पर खड़ा होकर कहां पर चुनाव लड़ेंगे और सभी लोग उनको समर्थन करेंगे। तो सभी का अपनी अपनी डपली, अपनी अपनी राग वाला स्थिति है। तो कैंडिडेट जो भी उतार जा रहे हैं, कोई अपने जेएमएम को जहां मन कर रहा है वो उतार दे रहा है। कांग्रेस का अपने अभी लोहरदगा सीट से वहाँ जेएमएम की दावेदारी थी, उन्होंने कांग्रेस ने वहाँ अपनी कैंडिडेट को घोषणा कर दिया। तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का मुझे कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में से जेएमएम 14 सीट लाएगी। झारखंड की राजनीतिक कुछ अलग तरह की होती है और जनता जनार्दन भी कंफ्यूज की स्थिति में है कि एनडीए का अपना ने उन्होंने कैंडिडेट उतार के पहले ही अपने पब्लिक को बता दिया गया कि आपका कैंडिडेट ये है, इस लोकसभा से ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन का अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि कौन कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेंगे। धीरे धीरे कुछ बातें अभी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह जनता भी कंफ्यूजन में है कि किसकी गठबंधन किसके साथ में है और कौन कहां से दावेदारी से चुनाव लड़ रहा है। जी काजल जी।
आम जनता होने के नाते आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं एक बार और रुख करूंगी सूरज झा जी का। सूरज, आपने सुना कि ये हमारे झारखंड की जनता की आवाज है और जनता की आवाज जो है हमेशा जो है जनता आगे रही है और जनता ही सरकार को चुनने का जो अधिकार रखती है। मतदाता बहुत बड़ी उपाधि होती है। ऐसे में अगर एक जनता आपसे कह रही है कि ये जो झामुमो की सरकार है, महागठबंधन, माफ कीजिएगा, महागठबंधन की सरकार है, वो कहीं ना कहीं चूकती नजर आ रही है कई चीजों को लेकर के, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी सूरज? नहीं, अजय मिश्रा जी वो गलत बोल रहे हैं। हमारी पार्टी जो है किसी भी सीट पर सशक्त उम्मीदवार देगी। ऐसा नहीं जो दुमका में कल बीजेपी ने घोषणा के बाद में सीता सोरेन को दे दिया, तो हमारी पार्टी वैसा नहीं करेगा। हमारी पार्टी पूरी सूझबूझ के साथ और अच्छे उम्मीदवार देंगे जो जो चुनाव मैदान में जीत हासिल कर सके। इसी के लिए इंतजार कर रहा है। आप लोग 1-2 दिन रुकिए, सारा पर्दा साफ नजर आएगा। जी सूरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जो भी बातें कही वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि हमें भी इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि महागठबंधन अपनी सूची, अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करे। धन्यवाद आपका सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुख करते हैं हम आयुषी की ओर, जो कि पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई है, सहयोगी आयुषी। आयुषी, अभी तक आपने जो भी चीजें सुनी हमारे बीच, हमने झामुमो से बात की, हमने बीजेपी से बात की, कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की लगातार, और राजधानी रांची के जनता जनार्दन से भी बातचीत की। अब आप बताइए कि पटना में इन सारी चीजों से जुड़ी हुई चीजें कैसी है? आप वहां के लोगों से बातचीत कीजिए आयुषी। आयुषी, आपने सुना कि किस तरीके से झारखंड की राजनीति चल रही है, झारखंड में किस तरीके की चीजें चल रही है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए थे सभी लोगों ने इस बात से रूबरू करवाया। आपसे सवाल है आयुषी कि वहां की जो जनता है वो जनता ऐसा क्यों चाहती है कि माफ कीजिएगा, बिहार में तेजस्वी यादव रहे लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी रहे? इस तरीके की मानसिकता जनता की क्यों है, यह आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए आयुषी। जी बिल्कुल काजल, कुछ लोग हैं, हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि सर, जैसा कि बिहार में लोग तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र में किसको चाह रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि केंद्र में किसकी सरकार है? अब केंद्र में उसी सरकार को हम चाहेंगे जिसको कि इतना बड़ा घोटालेबाज को फिर उसको क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल के अभी आज पेपर में हम पढ़ रहे हैं, 840 करोड़ का घोटाला उनके एयर इंडिया को में घोटाला मिला था। उसको अजीत पवार गुट के थे और उन पर लग गया आरोप, उन पर चार्जशीटेड हो गया, सब कुछ हो गया। और अजीत गुट को छोड़ करके शरद पवार गुट को छोड़कर अजीत पवार में चले गए और एनडीए के पार्ट हो गए। और आज देखिए निकल गया कि इनको क्लोजर रिपोर्ट पेश किया गया कि भाई इसको क्लोज किया जाता है क्योंकि सबूत नहीं मिला। ऐसे घोटालेबाज का जड़ जो है प्रधानमंत्री जी है। अजीत पवार को 72,000 करोड़ के घोटालेबाज को मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल के सलाखे में डालूंगा। और वो एनडीए में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम बन गए और सारे केस क्लोज रिपोर्ट हो गए, क्लोज हो गया, सब माफ हो गया। तो इसका जड़ प्रधानमंत्री जी है। सबको वॉशिंग मशीन का जो पूरा वॉशिंग मशीन है ना, उसका वो स्विच है, डाल दीजिए साफ हो गया। तो ऐसे को चाहिएगा? आज देखिए मुख्तार अंसारी हो या कोई भी हो, कोई भी बेटर आदमी हो, अगर कोई उसका एथिक करता है गलत है, मान लेते हैं गलत है, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए जो कि साला उसको जेल में मार दो। इस तरह की सरकार नहीं चाहिए, इस तरह का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री चाहिए जो अटल बिहारी जैसा हो, उसे चाहिए जो इंदिरा गांधी जैसा हो, उसके जैसा चाहिए जो अभी जो हम लोग का थे, क्या नाम है उनका, अभी जो इसके पहले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। वो सब माने हम देश को चलाना है, शांति सुमन चैन कायम हो, किसी भी दल का हो, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए जो द्वेष भावना फैलाए और आपस में लड़ाए। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हम और लोगों से जानेंगे काजल कि सर आप बताइए क्या, चलिए आप बताइए, वोट करेंगे इस बार आप
किसकी सरकार चाहिए आपको केंद्र में? नहीं देखिए काजल, लोग कहीं ना कहीं सरकार से, मोदी सरकार से नाराजगी भी जता रहे हैं और कुछ लोग बात भी नहीं करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके घोटालों के बारे में भी बता रहे हैं कि मोदी सरकार के आने से कई चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो केंद्र में उन्हें उनकी सरकार नहीं चाहिए। काजल, के लिए चूंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे साथ जी आचार्य, जो न्यूज़ रूम से आचार्य जुड़े हुए हैं, उनसे आखिरी सवाल होगा। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने ये झामुमो से भी हमें जवाब मिला, तरह तरह की बातें सामने आ रही है, ऐसे में आपकी क्या मानसिकता है? आपको किस तरह की सरकार चाहिए? कौन सी सरकार चाहिए? ये सरकार देखिए वही चाहिए जो झारखंड में, हम लोग झारखंड निवासी हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। जेएमएम की जो पार्टी है उनको भी यहाँ के जनता ने उनको 5 साल का अवसर दिया सरकार चलाने के लिए, लेकिन आज भी हमारा झारखंड बहुत पीछे है। बड़ी बड़ी मीडिया में बात करने से और घोषणा करने से नहीं होती। मैं झारखंड का कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन झारखंड की जिस गति से विकास होना चाहिए वह विकास जेएमएम में भी करके दिखा नहीं पाया। उनके पर बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगी। तो झारखंड में एक अस्थायी सरकार हो और सेंट्रल में जो सरकार हो, दोनों सरकार के साथ में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, जिससे हमारा झारखंड का विकास हो। यहाँ के बच्चे और यहाँ के जो युवा लोग रोजगार के लिए झारखंड अपने प्रदेश को त्याग कर अन्य प्रदेशों में जाकर वहाँ बेरोजगार के लिए रोजगार की तलाशी करते हैं, रोजगारी करते हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ाई के लिए बहुत बार दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो ऐसा हमारा झारखंड में आज तक 24 साल हमारा झारखंड बना हुआ अलग राज्य हो गया। बीजेपी ने भी शासन किया, जेएमएम में भी शासन किया, राजद कांग्रेस सभी ने सब ने मिल किया, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी अच्छी एजुकेशन का झारखंड में हक का व्यवस्था नहीं किया। तो इन सब चीज बातों को व्यवस्था लेनी चाहिए। यहाँ हम लोग रांची राजधानी झारखंड में रहते हैं, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, बहुत सी कानूनी व्यवस्था जो है अभी तक शासन सुशासन व्यवस्था ठीक से यहाँ के जनता जनार्दन को संतुष्ट नहीं कर पाया। मैं यहाँ झारखंड के जनता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ की सरकार अच्छी बने और फुल बहुमत में और झारखंड सरकार के सेंट्रल के सरकार जो केंद्र में सरकार हो उसके साथ टाई अप करके दोनों मिल के हमारा झारखंड का विकास होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी। इन सारी चीज़ों को जानना हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी, जनता जनार्दन की बातों को सुनना एक समय के बाद बेहद ज़रूरी हो जाता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अब हम नीतू झा की ओर हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से। नीतू जी, आपसे भी आखिरी सवाल होगा, चूंकि आपने अब तक सारे लोगों की बातों को सुना, अब इन सारी चीज़ों पे हमें आपसे जानना है कि झारखंड में अभी तक महागठबंधन ने नामों की सूची जारी नहीं की है, ऐसे में भाजपा की कैसी तैयारियां हैं? भाजपा की तैयारी बहुत अच्छी है, वो तो आने वाला समय जनता जवाब देगी। और गठबंधन में अभी तक नाम नहीं डिक्लेयर करने के पीछे ये है कि जो हमारे पार्टी के बीजेपी के वरिष्ठ कुछ ऐसे नेतागण हैं, उनको वो मनाने में लगे हैं कि आप प्लीज मेरे पार्टी में आइए, आपको टिकट दिया जाएगा, जो कि नहीं मान रहे हैं। ये सब दांव पेच खेल रहे हैं कि कहीं कुछ अच्छा हो जाए, कहीं ऐसा, जबकि उस पार्टी का गार्जियनलेस पार्टी हो गया, गार्जियन ही नहीं उस पार्टी का, उस अस्तित्वहीन पार्टी के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। हर जगह सस्पेंस है, कुछ समझ में, आपस में इतना मतभेद हो रहा है। हम वो बोल रहे हैं कि हमारे इससे ले लो, वो बोल रहे इधर से ले लो, वो बोल रहे इधर से ले लो, नहीं तो मैं उधर चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अपने पार्टी में इनके हजारों छेद हैं, ये इनको क्या बोलना, इनके लिए क्या बोलना, वो तो आने वाला समय बताएगा। ये झारखंड में एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हम लोगों को मिला जो झारखंड की ऐसी दुर्दशा पुरा दी कि ऐसा कभी इस तरह का लोग सोचा भी नहीं था कि इस तरह हम लोग का झारखंड की ये स्थिति हो जाएगी, और खासकर महिलाओं की, बच्चियों की। आप तो देख ही रहे हैं कि इस तरह झारखंड में किस तरह की हर रोज एक घटना हो रही है। तो जी नीतू जी, इन सारी चीजों को जानना
क्योंकि अब महागठबंधन ने अब तक सूची नहीं जारी की है, लेकिन अब जल्द ही जो है इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होगी। चूँकि आपने बताया कि किस तरीके से महागठबंधन काम करती है, तो खैर आने वाला समय ही ये बताएगा। फिर से आपके साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए धन्यवाद नीतू, आपने बहुत सारी जानकारियाँ हमसे साझा की, बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच। अब हम रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी कुणाल है, सहयोगी सत्येंद्र है यूपी से, और सहयोगी पूजा भी है। फिलहाल हम रुख करते हैं सहयोगी सत्येंद्र का, जो कि यूपी से, लखनऊ से हैं। फिलहाल वो अपने जनता और जनार्दन के साथ खड़े हैं, जनता की आवाज जो है वो आने के लिए बेताब है। अब जुड़ते हैं सत्येंद्र से। सत्येंद्र, आपके साथ जनता खड़ी है, जनता जनार्दन की बातों को लाइव इंडिया के जरिए सुनाए सत्येंद्र। जो है रामपुर लोकसभा सीट पर हूँ। काफी देर से यहाँ जनता को मैं जो है हमको देख करके यहाँ आई थी और अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि यही समय है जब आम चुनाव होता है तो जनता खुलकर बोलती है और अपने मुद्दों पर बात करती है। हाँ, थोड़ी देरी जरूर हुई है, इसके लिए मैं तमाम जो लोगों को रोका था इनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके लिए मैं जनता जनार्दन की पूरी बात अपने चैनल के माध्यम से रखूंगा। मैं यहाँ जो मौजूद हूँ, ये रामपुर लोकसभा सीट है। यहाँ 10 बार करीब कांग्रेस का जो है सांसद यहाँ रहा। यहाँ नवाबों का भी राज रहा, यहाँ पर सांसद नवाबों का रहे। यहाँ पर अभिनेत्री जयप्रदा भी यहाँ पर 2 बार समाजवादी पार्टी से यहाँ सांसद रही, और उसके बाद जो है जब भारतीय जनता पार्टी में गई तो आजम खान ने उनको काफी बड़े अरसे से जो है हराया। फिर उसके बाद कई जो मामले थे जो आजम खान पर खुलकर आए और उनको जो है कोर्ट ने सजा दी। इस सजा के बाद जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सजा दी, और उसके बाद ये सीट जो है खाली हो गई। और जब सीट खाली हुई तो उस पर उपचुनाव हुए। तो उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव में उतारा, और उसके बाद वही बदला जो जयप्रदा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हार कर बड़े अरसे से गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह लोधी ने यहाँ पर बड़े अरसे से समाजवादी पार्टी के जो नेता को हरा करके वो बदला पूरा किया। उतार चढ़ाव लगातार इस सीट पर रहा। कांग्रेस का लंबे समय तक यहाँ पर दबदबा रहा, और यहाँ पर जुल्फकार नवाब जो थे वो भी यहाँ पर रहे। यहाँ के पेशे से कारीगर जो हैं, यहाँ पर ये चाकू का शहर माना जाता है। एक रामपुर या चाकू की जो बात होती है, जो स्थानीय भाषा में तमाम लोग कहते हैं कि रामपुरिया चाकू निकाल लेते हैं, और तमाम वैसा माहौल नहीं है अब जो लोग कभी कहते थे। लेकिन यहाँ जो है पतंग का भी कारोबार अंदर शहर में होता है। नवाब का किला भी है, तमाम पुरानी लाइब्रेरी भी है, और बड़ी बड़ी पुरानी चीजें लाइब्रेरी में पांडुलिपि और तमाम किताबें भी हैं। तमाम जनता जनार्दन है, मैं इनसे भी बात करूंगा। जो आप यहाँ से देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं बस इंतजार में कि अपनी बात को रखा जाए। और ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये जगह विशेष तौर से बता दूं तो ये जिस तरीके से रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, तो ये सीट जो है विधानसभा की बात करें तो ये SC आरक्षित सीट है, और ये मिलक विधानसभा सीट है। ठीक कह रहे हैं ना? जी हाँ, मिलक 38 मिलक 38 मिलक। ये SC सीट है यहाँ से, और महिला को यहाँ पर विधायक श्रीमती राजवाला सिंह। अच्छा, विधायक। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देश विकास की ओर जा रहा है, भारत बदलाव की ओर जा रहा है, और बदलते भारत में देश का नौजवान, किसान और हर वर्ग मोदी जी के साथ है। उसी लहर में पूरा रामपुर, पूरा मिलक मोदी जी के साथ जा रहा है, और निश्चित रूप से हम घनश्याम लोधी जी को बहुत बड़े अंतर से सांसद बनाने जा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल भैया ठीक कह रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं कि भाजपा की लहर है, ये दिखाइए। जी सर, मैं सुन नहीं पाया था। इन्होंने कह रहे हैं कि भाजपा की लहर है और यहाँ के भाजपा प्रत्याशी जो है चुनकर आई है। क्या सही कह रहे हैं? जी सर, जब बोल रहे हैं हमसे उम्र दराज हैं तो बेहतर ही समझ रहे होंगे। जैसा भी वो समझ रहे होंगे सर, जैसा लहर है यहाँ पर भाजपा की लहर है, मोदी का काम है। जी सर, मोदी जी को हम वोट देंगे। मोदी जी ने हमारे लिए, पिताजी ने हमें जमीन दी, हमारे मोदी जी ने मकान बना के दिया, और उसने बढ़िया कोई, हमसे बढ़िया कोई देने वाला नहीं। मोदी जी ने मुसलमान नहीं सर, जो उनके लिए करना चाहिए था वो उन्होंने किया है। मतलब मुसलमानों के दिल में कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर हमदर्दी है। क्यों नहीं होगी सर? जब वो एक प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं होगी सर? वो हमारे देश के एक वो है जिनकी हम थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल करते। बहुत अच्छा कहा। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद कासिम। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा की लहर है, और ये तो समाजवादी का गढ़ माना गया है, पहले कांग्रेस का रहा। क्या सही कह रहे हैं? सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। भाजपा दिख रही सब तरफ, भाजपा सबके साथ, सबके साथ। विकास पर या वैसे ही? विकास पर ही, विकास के मुद्दे पर। जी बिल्कुल। इससे पहले किसी ने विकास कराया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई विकास नहीं। मतलब यहाँ के जो है मुसलमान 51% हैं,
रामपुर लोकसभा पर, तो मुसलमानों के भी कहीं ना कहीं हमदर्दी है भाजपा को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना? जी सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। ये बहुत हमारे पिताजी ने हमें जगह दी और हमारे पिताजी ने जगह दी और मोदी भाई साहब ने हमें मकान बना के दिया। इससे बढ़िया हमें कोई सुविधा नहीं, हमें उन्हीं को वोट दिया जाएगा। जी सर, क्या कह रहे हैं? लगातार यहाँ पर भाजपा काम कर रही है। जैसे पहले के लोग थे, जैसे 2017 में हमारे यहाँ सपा थी, 2014 से पहले कांग्रेस थी। जिस हिसाब से अब जैसे जैसे भाजपा आई है, लगातार लोगों को कॉलोनियां दी हैं, शौचालय बनाए हैं। जो महिलाओं को डर रहता था रात को निकलने के लिए, वो डर खत्म किया है। जिस प्रकार से गुंडागर्दी पहले चलती थी, चोरी चकारियां चलती थी, वो भाजपा ने खत्म की है। आज की डेट में हर वर्ग को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। क्या करते हैं? मैं अनुभव शर्मा हूँ। मैं अपना काम देखता हूँ कैफे का। कैफे का काम करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं वकालत करता हूँ, मूल रूप से किसान हूँ। अच्छा, मूल रूप से किसान। क्या पश्चिम यूपी में लगातार जो किसान धरने कर रहे थे, वो धरने ठीक? वो एक राजनीतिक दल के प्रायोजित धरने थे और मेरे अपने 25 वर्ष के जीवन काल में जो किसानों को सुविधा दी गई और गन्ने का भुगतान जितना सहज और सरल किया गया और जो 2.5 वर्ष तक हमें भुगतान नहीं मिलता था, वो 2.5 हफ्ते में मिलने लगा। ये मोदी जी किसान पर मेहरबान है, मोदी जी किसान के भगवान है। तो फिर किसान धरने पे क्यों? वो प्रायोजित धरना है, वो किसानों का धरना नहीं है, वो प्रायोजित धरना है, एक विचारधारा से प्रेरित धरना है। अच्छा, आरएलडी के लोग कहते हैं हम किसानों के मसीहा हैं, किसानों के तमाम हक की बात करते हैं। क्या उन्होंने कोई पहले बात की थी, या अब भाजपा में शामिल हो गए तो भाजपा के साथ अपने मुद्दे बदल देंगे? मुद्दा आरएलडी नहीं बदला है। आरएलडी के अंदर की जो अंतर चेतना जागी और उन्हें ये लगा किसानों का हक वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ही दिला सकते हैं और किसानों के हित की बात भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में ही की जा सकती है। इसलिए वो एनडीए में आए, इसलिए वो एनडीए में आए। चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया, उससे भी कोई फर्क देखने को मिला क्या? चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे और आज देश के हर किसान के मन में भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार के प्रति एक सहानुभूति जागी है कि उन्होंने किसान नेता को भारत रत्न जैसा पुरस्कार दिया। अखिलेश जी कहते हैं कि आवारा पशुओं ने सब किसानों की खेती खा ली और यहाँ भी आवारा पशुओं के लिए सरकार चिंतित है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनाई जा रही हैं, व्यवस्थित गौशालाएं चल रही हैं। धीरे धीरे किसी भी समस्या का समाधान होता है। उन सब कष्टों को सहन करने के लिए किसान तैयार है, लेकिन मोदी जी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब लोकल प्रतिनिधि जो है, यहाँ के प्रत्याशी है, उनसे ज्यादा प्रभावी मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी का प्रभाव तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, देश में है या लोकसभा स्तर पे, ये अलग विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मोदी जी का प्रभाव है। प्रत्याशी का भी अपना एक अलग स्थान है। मुसलमान क्या सोचता है यहाँ का रामपुर सीट पे? मुसलमान ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ रहता है, लेकिन कुछ वोट भी है इस बार। मतलब कुछ लोग भाजपा के साथ में हैं। क्यों भाजपा के साथ हैं मुसलमान? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो मुसलमान है और आप भी मुसलमान हो सकता है उनकी सोच हो, उनकी सोच हो। सबकी नहीं कह सकते ना सबकी नहीं, कुछ लोग हैं, सकता है। कुछ लोग यहाँ भाजपा में भी शामिल हुए हैं और भाजपा के साथ काम कर रहे हैं, है ना? अच्छा, जो मुद्दे हैं व्यापारियों के, व्यापारी कहते हैं जीएसटी आई और महंगाई बढ़ी, तमाम कारोबारी जो है अपना धंधा चौपट कर लिए। मुझे लग रहा है हम इस वक्त मार्केट में हैं। आप क्या करते हैं? मेरी तो शॉप है कि काम करता हूँ बाजार। तो व्यापारियों को फर्क पड़ा है क्या? व्यापारियों को फर्क नहीं पड़ा, व्यापारी बहुत पहले से खुशहाल है। जीएसटी आने से पहले जो आदमी नंबर 2 का काम करता था, अब वो नंबर 2 का काम नहीं कर रहा है। अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं, अच्छा कारोबार कर रहे हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबके लोगों का हित में ध्यान, सबका हित जो है, सबका विकास जो है, जो नारा है हमारा, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है, मतलब आज की स्थिति ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश का जब से टारगेट बनाया है 80 की 80 सीटें जीतने का जो टारगेट बनाया है, उसमें आज अभी तक माननीय अखिलेश यादव जी ये तय नहीं कर पाए कि मुझे कौन सी लोकसभा से लड़ना है। अभी तक आजम खां क्यों नाराज हो गए अखिलेश जी से? वो उनके पार्टी का अपना वो है, अंदरूनी मामला है। एसटी हसन को यहाँ पर लड़ाने की बात हो रही थी, उन्हें तो हटा दिया आजम खां की वजह से। दूसरी बीरा साहब आ गई, बदल गया वो तो। नहीं, एसटी हसन को रामपुर भेजने की तैयारी चल रही थी। नहीं, वो आए थे, वो जो फाइनल हो गए, अब वो तो हट गए वहां से, उन्हें हटा दिया गया। एसटी हसन वो हट गए और वहां से भी दूसरे वो अपने फाइनल हो गए, सब जजमेंट है। तो रुचि बीरा वहां से लड़ रही है। वो लड़ रही है आजम खां की सहप है, उनकी खास है। मौलाना साहब को टिकट दिया गया है, दिल्ली से आए हैं। साहब रामपुर की जनता तो उन्हें जानती भी नहीं है। जानती नहीं है? नहीं। उन्हें वोट कौन देगा? अच्छा। और आजम खान ने आसिम रजा को अपने प्रत्याशी को अलग खड़ा कर दिया है, जिससे कि मुस्लिम वोट जो है विभाजित होगा, 2 जगह बटेगा। मुस्लिम वोट विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल होगा साहब। बसपा काटेगी क्या? बसपा नहीं काटेगी। आजम खान का जो प्रत्याशी खड़ा हुआ आसिम रजा,
कैंसिल हो गया। अच्छा, जीशान की बात चल रही, जीशान खान बसपा से आए, क्या वो मुस्लिम वोट काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे साहब, क्यों नहीं काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। और आजम खान ही नहीं चाहते कि समाजवादी का प्रत्याशी यहाँ पर अच्छा से लड़े। अच्छा, हाँ, विरोध है क्या? बिल्कुल पूरा विरोध है। किस बात से? अखिलेश से नाराज है आजम का। ये तो सीट मुसलमानों की है और मुसलमान यहाँ 51% है, लंबे समय से यहाँ पर नवाबों का राज रहा है, फिर ऐसा क्यों? अब नहीं है साहब नवाबों का राज तो खत्म हो गया। अब तो जनता का राज है, मोदी जी की गारंटी चलेगी, मोदी जी की गारंटी चलेगी। यहाँ पर क्या काम कराए मोदी जी ने? मकान दिए हैं, राशन दिया है। 4 साल से राशन मिल रहा है भाई, राशन मिल रहा है आपको? हमें दिया मकान, राशन मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है ना? मकान मिल रहा है किसी को नहीं? हाँ मिले हैं लोगों को, कॉलोनियां मिली हैं, बहुत मिली हैं, अधिकतर मैं बहुत शौचालय मिले हैं। हाँ सब कुछ। क्या लगता है, अच्छा है ये? बढ़िया नंबर है। मोदी जी काम से खुश है भैया? जी जी खुश है मोदी जी काम? जी जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया था क्या यहाँ? इतना नहीं किया था जितना हो रहा है। अच्छा, इस बार भाजपा ने ज्यादा किया है। बेहतर क्या किया। क्या काम हुआ मुसलमानों के हित में? क्या हुआ? ये जिन लोगों को मकान कभी लोग नहीं बना पाते उन लोगों को मकान बन गए। अच्छा, ये बेहतर हुआ है, गरीब लोगों को शौचालय बने। भारत को लेकर के जो मोदी जी तमाम आह्वान कर रहे थे, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर, और मुझे लग रहा है सभी लोगों ने इसमें सहभागिता निभाई है और स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। भारत स्वच्छ हुआ है क्या? स्वच्छ बेहतर है, पहले से तस्वीर बदली है? बहुत बदली तो पहले की सरकारों ने कोई ध्यान दिया था नहीं? इतना नहीं जितना अब है। अच्छा, जितना तो आखिर इस बार क्या माहौल है रामपुर लोकसभा में? अभी तो कुछ ऐसा नहीं है ज्यादा। अच्छा, बसपा से जीशान खां आए हैं, क्या वो कहीं मुसलमानों के लिए खाली मतलब विभाजित करने आए हैं या वो वाकई में उनका कुछ है? वो तो वही जान सकते हैं जो उनके मन में है, बाकी करना उन्हें वही है जो वो करेंगे। वही करेंगे। हाँ सही बात है। जो तो सपा के मौलाना साहब आए हैं दिल्ली से, उनको टिकट दिया गया है, क्या लगता है वो अच्छे आदमी है? कोई जो अच्छा काम करेगा हमारी सीट बीजेपी की निकलेगी। क्यों? काम है कुछ बीजेपी का। बीजेपी की क्यों? मुसलमान ज्यादा है? ऐसा है ना कि अब खाली मुस्लिम वोट से ही थोड़ी जीत जाएगी कोई और। बीजेपी को जो है लगभग कुछ मुसलमान भी देते हैं और मुसलमान को छोड़ के बाकी लगभग सभी वो देते हैं। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से सब मुसलमान उनके नहीं, सीट तो बीजेपी की निकलेगी कुल। ये पक्का? पक्का। क्या काम करा है तूने? ना काम करा है, मकान भी दिए हैं और शौचालय भी बनाए हैं। हाँ, राशन भी बराबर मिल रहा है। पहले से तस्वीर बदली है विकास को लेकर के या फिर हालात? ना बदले हैं, बहुत बदले। तो उस चीज से मुसलमान खुश है क्या? मुसलमान उस चीज से तो खुश है, लेकिन कुछ बातें हैं ऐसी जिससे मुसलमान खुश नहीं है। कौन कौन सी बातें है? कुछ बातें खैर इतनी तो मैं जानती नहीं, कुछ बातें हैं। कुछ चल रहा है, कुछ अगर दिल में कशिश है। ना काम लगभग सबके लिए एक बराबर हुआ है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं। काम तो लगभग सबके लिए एक बराबर हुआ है, लेकिन कुछ बातें हैं ऐसी जिससे कि मतलब जो कि लगभग अगर बताने लायक है तो मोदी जी तक आपकी बात पहुंच रही हो, क्योंकि ये लाइव चल रहा है, लाइव इंडिया न्यूज पर। चीज जो है राम मंदिर वाला मुद्दा है जो कि लोगों के दिमाग में कुछ मुस्लिम लोगों के घुस चुका है। गलत तरीके से घुस चुका है। उस वजह से कुछ लोग जो है मुसलमान खिलाफ है। बाकी इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है जो मुसलमान खिलाफ होंगे बीजेपी के। तो राम मंदिर बनने से मुसलमान कुछ है ऐसे जिनके मतलब दिमागों में घुस चुका है, समझ लो आप बस। और क्या? मैंने तो बात साफ तरीके से बता दी। सही बात है। और कोई मुद्दा है ऐसा? ना, इसके अलावा और कोई नहीं। बाकी सारे ही बीजेपी के सारे ही काम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर अली है भाई। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं भाई साहब। अच्छा, तो ये बताओ मोदी के काम से खुश है क्या? हम बहुत खुश हैं भैया, बहुत खुश हैं। रात को 1 बजे 2 बजे 4 बजे किसी टाइम निकल जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दबंगगिरी नहीं है, बढ़िया हिसाब है। हालात बदले हैं, बहुत अच्छा हिसाब है, कोई परेशानी नहीं है, मजदूर का जीना सही है इस टाइम। अच्छा, मौलाना साहब आए हैं दिल्ली से, जामा मस्जिद से, यहाँ पर महबूबुल्लाह नदवी है, क्या वो अच्छा आदमी नहीं क्या? हमें नहीं पता कौन सा मौलाना, हम तो अपने यहाँ की देखेंगे। बीजेपी जीतेगी, हमारा विकास होगा। पक्का बीजेपी? बिल्कुल। नाम लिखते हैं? मेरा नाम शाकिर अली है भाई। शाकिर अली है। तो तमाम लोग ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कह रहे हैं मुसलमान हमारे साथ है, फिर कोई किसी का बिका हुआ नहीं है, जो विकास करेगा उसी का है साथ में। हाँ, उसी का बस। मजहब और जाति की लड़ाई खत्म। जाति से क्या मतलब, हम हिंदुस्तानी हैं, भाई हैं हम। सही बात है। इससे क्या मतलब है भाई? राम मंदिर का फैसला भाई कह रहे थे, जो कोर्ट का फैसला है वो सबको मानना पड़ेगा। कोर्ट के जरिए हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना जरिए हुआ। और वहाँ पर जो है मस्जिद के लिए भी जगह दी गई। हाँ जी। जल्दी मस्जिद का भी निर्माण होगा। बिल्कुल मैंने सुना काम भी चालू हो गया, दिखा हल्का फुल्का। लो भैया, काम चालू हो गया है? चालू हो गया है? हाँ हो गया है। हाँ हो गया है चालू। जो जगह दी है
उसने क्या नाम, खुशी की बात है ना? हाँ खुशी की बात है, हाँ सभी के लिए। तुम्हारे लिए भी खुशी की हाँ मेरे लिए भी है, क्यों नहीं है, मेरे लिए भी और मैं कैमरे से दिखवाना चाहूंगा तमाम भीड़ जो है यहाँ पर सभी समुदाय और समाज के लोग हैं और आपसी भाईचारे के साथ यहाँ तमाम हिंदू भाई भी हैं और राम मंदिर को लेकर कोई विशेष मुद्दा नहीं बताया गया कि कुछ चीजें हैं जो लोगों के दिल में गलत तरीके से बैठाई गई थी। मैं और लोगों से भी बात करूंगा, इनसे क्या कहना चाहेंगे। 11,000 कॉलोनी नगर में बनी, नगर पंचायत सभाद में 11,000 कॉलोनी। जरूरी हो जाता है एक समय के बाद। सत्येंद्र, इस वक्त के लिए जनता जनार्दन को कहिए, फिर से उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। आज रांची से पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ी है, सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सत्येंद्र, हमारी जनता से कहिए कि उनकी बातों को हमने सुना है और अन्य जो जनता है, जो उनके प्रतिनिधि है, उन तक उनकी आवाज जा रही है। लेकिन फिलहाल हम रुख करेंगे पूजा का, जहां पूजा राजधानी रांची से जनता के साथ जुड़ी हुई है। रुख करते हैं उनका। पूजा, जिस आप इस वक्त जहां खड़ी हैं, उन जनता से पूछिए मूड क्या है उनका, और चुनावी मूड जो है वो किसे चाहते हैं और कैसा होगा आने वाला समय का जो नतीजा है। पूजा, बच्चा का पढ़ाते हैं वो सब पता सही जाएगा वो ना। कहाँ काजल, जनता आखिर क्या सोचती है इस बार, उनके वोट का क्या रुख होगा, इस पर जाने से पहले हम आपको राजधानी रांची का वो दृश्य दिखाएंगे जिसे लोग काफी अच्छे से जानते हैं। झारखंड के लोग उसके प्रकृति के लिए जानते हैं, रांची की कई सारे डेस्टिनेशंस को लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रांची का ही एक ऐसा जगह है जहां पर लोग सोचते नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना है। यहाँ पर सिर्फ नगर निगम के जो गाड़ी के कचरे होते हैं, कचरे के जो गाड़ियां होती है, वो केवल आती है। आपको हम एक दृश्य दिखाएंगे, ये झीरी डंपिंग यार्ड है काजल, झीरी डंपिंग यार्ड, जहां पर राजधानी रांची की सभी गंदगी जो है घरों से निकलकर यहाँ पर आती है। सड़कों पर जो कचरे फेंके जाते हैं वो सभी को यहाँ पर डंप किया जाता है। लेकिन इस झीरी डंपिंग यार्ड के आसपास में कई सारे लोग रहते हैं और यहाँ पर लोग जो है इस परेशानी का सामना करते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लोगों की, तो लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काजल, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस तस्वीर की, तो इस तस्वीर से कहा जा सकता है कि आखिर रांची के सांसद संजय सेठ यहाँ पर कितनी बार आते हैं। हम आज यहीं के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर कितनी बार आए हैं आखिर संजय सेठ। इससे पहले रामटहल चौधरी आखिर इस सीट पर कितनी बार आए, क्योंकि इस बार अगर रांची की बात करेंगे तो रांची में दो नामों पर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। जहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार एक बार फिर से संजय सेठ को बनाया है, तो दूसरी ओर रामटहल चौधरी के नाम की भी चर्चा चल रही है, और जिसको लेकर के यहाँ पर हम लोग जनता से बातचीत करेंगे जो कि खुद रांची से सांसद रहे हैं। दोनों ही यहाँ पर रांची के सांसद रहे हैं। हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं और हम लोग पूछेंगे, हम इन्हीं से जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे रामटहल चौधरी जो कि 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, वो आखिर यहाँ पर कितनी बार आए हैं? वो तो अब शायद आते हैं, कभी आते हैं, रोड से गुजरते हुए जाते हैं, बाकी तो यहाँ डंप पे दिखते नहीं है, नहीं दिखते नहीं है। संजय सेठ की अगर बात करेंगे तो संजय सेठ कब तक आए? वो अपना भी कब तक, वो कभी आते भी नहीं है, कभी नहीं आते। नहीं, डंपिंग में कभी नहीं आते हैं यहाँ पे। आप लोगों से मिलने के लिए कभी आए? मिलने के लिए संजय सेठ के पास तो हम लोग खैर हम नहीं गए हैं, बाकी लोग अगर गए होंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। मोहल्ला का तो काफी लोग जाते हैं, वो चीज तो हम नहीं बता पाएंगे। मगर संजय सेठ अगर आता है तो फिर अगर भीड़ भी नहीं लगता है यहाँ, तो समझ में नहीं आता संजय सेठ आया कि नहीं आया है। यहाँ के लोग तो उसे नाराज है, और ये आनंद नगर खास करके नाराज है। यहाँ के बदबू से, मक्खी से, मच्छर से, गंद से बहुत परेशानी बच्चा लोग का भी है, पढ़ाई लिखाई में परेशानी है, रहने वाला की भी परेशानी है। और लोग यहाँ लगता है करीब 200 से 500 घर यहाँ पे बस्ती भी बसा हुआ है। ये सब काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं यहाँ पे। संजय सेठ की बात करेंगे एक बार फिर से। संजय सेठ को एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अब रामटहल चौधरी जो है वो शामिल हो चुके हैं, तो अब उन्हें यहाँ का टिकट दिया जा सकता है और वो आमने सामने हो सकते हैं संजय सेठ के। तो आप दोनों के बारे में बता रहे कि कभी भी आप लोगों के बारे में ना उन्होंने आकर के पूछा ना सोचा? नहीं पूछा नहीं सोचा, यहाँ पे आते हैं चले जाते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसा है कि अपना, अब देखिए जनता के ऊपर है, जनता उनको वोट देना चाहेगा, नहीं देना चाहता है, क्या करना चाहता है तो मोहल्ला पूरा बताएगा। अब किस तरफ जाएगा, रामटहल चौधरी तरफ जाएगा कि संजय सेठ की तरफ जाएगा, अभी तो कोई बता नहीं पाएगा किसका भविष्य क्या है।
किसका भविष्य क्या है। हाँ, लेकिन अगला भविष्य के लिए नहीं बारे सोचता है तो अगला क्या भविष्य में हम लोग सोचेंगे। देखिए, जब अगला इनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है काजल, तो ये कैसे सोचेंगे। चलिए हम लोग आगे भी रुक करेंगे। देखिए, यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे भी हैं और बच्चों का भी एक बार तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। जो बच्चे यहाँ पर एक डंपिंग यार्ड के पास बैठते हैं और इसी डंपिंग यार्ड के पास ये रहते भी हैं और कई सारी परेशानियों का इन्हें भी सामना करना पड़ता है। लगातार मच्छरों का और मक्खियों का घर बना हुआ रहता है और कई सारी बीमारियों का यहाँ पर इन्हें सामना करना पड़ता है। देखिए किस तरीके से ये झीरी डंपिंग यार्ड जो है वो यहाँ पर पहाड़ का रूप ले चुका है। हम लोग कोशिश करेंगे और भी लोगों से बातचीत करने की और जानने की कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस बार सांसद को लेकर के। इस बार जो वोट होंगे वो किस रूपरेखा में जाएंगे। कोशिश करेंगे यहाँ की महिलाओं से भी बातचीत करने की, आखिर कितने योजनाओं का लाभ इन्हें भी मिला है या अभी तक कितने योजनाओं का लाभ मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार की तरफ से हो। देखिए कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और उनका हम लोग धीरे धीरे करके काजल रुक करेंगे। बच्चे यहाँ पर है, कितनी परेशानी होती है इस बदबू की वजह से। बहुत परेशानी होता है, बहुत दिक्कत होता है। हाँ। और कितने बार अभी तक बीमार पड़ चुके इस गंदगी की वजह से। बहुत जन बीमार पड़ गया है, बहुत ज्यादा लोग। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं। हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर और भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। शाम का समय है काजल और यहाँ पर देख सकते हैं एक दृश्य दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कचरे किस तरीके से यहाँ पर फैले हुए रहते हैं। नालियां प्रॉपर यहाँ पर नहीं बनी हुई है जिसके वजह से ये परेशानी आती है। झीरी डंपिंग यार्ड जो है वो हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर आता है और यहाँ के इस जगह की आप हालत देख सकती हैं, कितनी बुरी हालत है। सही ढंग से यहाँ पर नालियां भी नहीं बनी हुई है और बच्चों को और पूरे परिवार को यहाँ पर इसी तरीके से रहना पड़ता है। यहाँ पर हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संजय सेठ आखिर यहाँ पर कितनी बार आए हैं आप लोगों को देखने के लिए, पूछने के लिए, आपकी परेशानियों को जानने के लिए। तो हम तो जानते नहीं, हम तो यहाँ रहबे नहीं करते थे, बाहर रहते थे ना का। अच्छा अभी नहीं आए, कभी भी आए हैं हम देखबे नहीं करते, हम क्या बता रहे। देखिए कभी नहीं इन्होंने देखा है और देखिए कई सारे यहाँ पर लोग हैं और ये पूरा दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ गंदगी को यहाँ दिखाता है। और इस गंदगी में ये सभी बच्चे रहते हैं और सभी परिवार वाले यहाँ पर रहते हैं और इससे भी ज्यादा गंदगी हुआ करती थी। लोग यहाँ पर खुद ब खुद इन सभी चीजों को इन्होंने यहाँ पर साफ करने की भी कोशिश की थी और इसी की वजह से ये पूरी देखिए हमारे दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ की हालत किस तरीके से हुई है और लोग इसी गंदगी में रहते भी हैं और खुद ब खुद यहाँ पर साफ सफाई करने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर हैं और लगातार वो सारी तस्वीरें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जानने की, बातचीत करने की। संजय सेठ आखिर कितनी बार इस इलाके में आए हैं? हमको नहीं समझ में। देखिए कई लोग यहाँ पर हैं जो तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो काजल देखिए ये वही इलाका है जहाँ पर कभी भी संजय सेठ या फिर रामटहल चौधरी जो है वो यहाँ पर नहीं आए। चुनाव के दौरान सभी लोग वोट के लिए जरूर घर घर घूमते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, वादे करते हैं, लेकिन इन सारी जगहों का आखिर क्या जहाँ पर जनता अभी भी परेशान है, त्रस्त है, बच्चों को परेशानी हो रही है और बीमारियां यहाँ पर लगातार अगर ये एक रांची लोकसभा से अगर किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो ऐसे में ये देखना जरूरी है कि राजधानी रांची की जो सीट है और उस सीट को वोट करने वाली जो जनता है उनको कैसी सुविधाएं मिल रही है और कैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जनता ने भी बताया कि झीरी में किस तरीके की परेशानियों का वो सभी लोग सामना कर रहे हैं और वहीं अगर बात करें बीमारी की तो तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। पूजा आपसे सवाल होगा कि इस बीच में अगर हम ये देखें कि लोकसभा को लेकर के तो सरगर्मी है और लोकसभा को लेकर के लोगों में परेशानी भी दिख रही है कि किसे वोट करे, कैसे, ये कंफ्यूजन भी चल रहा है। तो जनता किसे चाहती है? क्योंकि संजय सेठ एनडीए ने उतार दिया है तो महागठबंधन से किसे चाहती है जनता? पूजा
देखिए, यहाँ पर फिलहाल अगर हम लोग चर्चा करेंगे काजल, तो रांची से कांग्रेस की ओर से ये चर्चा चल रही है कि अब रामटहल चौधरी अगर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तब उन्हें टिकट दिया जाए। तो इसीलिए मैंने जनता से जानने की भी कोशिश की, क्योंकि ये लगातार चर्चाएं चल रही है। तो जनता से जब हमने पूछा कि रामटहल चौधरी आखिर यहाँ पर कितनी बार आए हैं, तो उनका कहना था कि वो 5 बार सांसद रहे, लेकिन सिर्फ वोट का जब दौर आता था तब वो यहाँ पर आते थे और वोट मांगते थे। उसके बाद फिर उनका अता पता भी नहीं रहता था। वही हाल संजय सेठ का भी था, और संजय सेठ भी इस इलाके में कभी भी देखे नहीं गए, लेकिन लोग अपनी परेशानी को लेकर उनके पास जरूर गए हैं, लेकिन उनके द्वारा कभी भी यहाँ आकर के इनका हाल नहीं पूछा गया है। ये सारी चीजें जो है वो जनता की ओर से लगातार बताई जा रही है। काजल। जी पूजा, धन्यवाद आपका इन सारी चीज़ों को जो हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए और रूबरू करवाने के लिए। एक बार की झीरी में राजधानी का ही वो इलाका है जहां से एक दिन में जिन सड़कों से हजारों गाड़ियां गुजरती है, और ऐसी जगह पे झीरी जैसा एक इलाका बसता है शहरी इलाके में, और उस जगह पे ऐसी स्थितियां बनी हुई है। धन्यवाद पूजा आपका इन सारी चीज़ों को बताने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि चुनावी दंगल में आपको हर दिन नई नई चीज़ों और जनता जनार्दन से जुड़ने का मौका मिलेगा। हमारे साथ जुड़िए, लाइव इंडिया हर पल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन कल फिर से मुलाकात होगा इसी समय और इसी प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।